आदाब केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु के 15 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल से भेजी गई धमकी की खबर से छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधकों में दहशत की लहर। कर्नाटक में किसानों को मिलेगी 2000 रूपये की सूखा राहत सहायता, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की घोषणा। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पारंपरिक बैलगाड़ी जुलूस को हरी झंडी दिखाकर बेंगलुरु उत्सव का किया उद्घाटन। एग्जिट पोल गलत है, चिंता करने की जरूरत नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल्वाकुंतला तारक रामाराव के टीआर ने यह बात कही। आजादी के बाद बनी सरकारों ने मुसलमानों को रखा पिछड़ा, कांग्रेस पर भड़क गए मौलाना अरशद मदनी। पीएम मोदी का दुबई दौरा, पीएम मोदी के स्वागत में भारत माता की जय के नारों से गूंजा दुबई एयरपोर्ट। अब समाचार विस्तार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री व विधान परिषद सदस्य कर्नाटक सरकार जगदीश शेट्टर 2 दिवसीय विजयपुर और बीदर जिले के दौरे पर आ रहे हैं। वह शुक्रवार 1 दिसंबर को सुबह 9 बजे हुबली से होते हुए 12 बजे विजयपुर पहुंचेंगे, जहां पर वो खासगी कार्यक्रम में भाग लेंगे और वहां से 4 बजे निकलकर शाम 5:30 बजे जगदीश शेट्टर भालकी जाएंगे और भालकी के रास्ते से होकर वो शाम 7 बजे बीदर के गुनाली ग्राम स्थित सुनील हुनगुट्टी के घर जाएंगे। वहां से 7:30 बजे निकलकर वो 8 बजे बीदर पहुंचेंगे और शाम को 9:45 बजे वह बीदर के शिवजी नगर क्रॉस में बाथ एंड मीट फैमिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन करेंगे। उसी तरह जगदीश शेट्टर शनिवार 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे भालकी में आयोजित लोक नायक डॉक्टर भीमन्ना खंड्रे के जन्म शतमानोत्सव में भाग लेंगे और दोपहर 3 बजे वह भालकी से गुलबर्गा के रास्ते हुबली के लिए निकलेंगे और 9 बजे हुबली पहुंच जाएंगे। बसपा कल्याण के कांग्रेस पार्टी के नेता धनराज तालमपल्ली के कार्यालय में प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें 2 दिसंबर को भालकी में होने वाले लोक नायक भीमन्ना खंड्रे के जन्म शतमानोत्सव कार्यक्रम को लेकर बसपा कल्याण की जनता से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता व दूसरे लोग उपस्थित थे। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। डॉक्टर भीमन्ना खंड्रे जन्म शतमानोत्सव ನಾಳೆ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೋಕನಾಯಕರಾದ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಠಾಧೀಶರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕನಾಯಕರಾದ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ನಮಸ್ಕಾರ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಲೋಕನಾಯಕರಾದಂಥ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಹನುಮ ಮಂಟಪದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೋಕನಾಯಕರಾದಂಥ ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 2/11/2023ರಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ। ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ 2/12/2023ರಂದು ಅವರ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಹಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವರ
ಚಿಂತಕರ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಇದೆ, ಆ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಗೌರವ। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में 15 दिन से अधिक स्कूलों को आज सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल से भेजी गई धमकी की खबर से छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधकों में दहशत की लहर दौड़ गई। जिस स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है उनमें से एक स्कूल कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के आवास के सामने है। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते ने इस स्कूल की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। इस संबंध में पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। सूखा राहत घोषित करने के लिए विभिन्न हलकों से दबाव के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को प्रति किसान 2000 रुपए तक की सहायता की घोषणा की, जबकि सरकार केंद्र से वित्तीय सहायता का इंतजार कर रही है। यह घोषणा 5 सितंबर को बेलगावी में होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले की गई है। सीएम ने कहा कि एनडीआरएफ फंड के लिए कर्नाटक के अनुरोध पर केंद्र से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर सरकार ने जो कुछ भी कर सकती है करने का फैसला किया है। पहली किस्त के रूप में सरकार प्रति किसान 2000 रुपए जारी करेगी, बाकी उन्हें दे दिया जाएगा। हालांकि हमने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक के लिए केंद्र को कई बार पत्र लिखा था, लेकिन हमें कोई समय आवंटित नहीं किया गया है। जब हमारे राजस्व और कृषि मंत्री हाल ही में दिल्ली गए तो वे सचिवों से मुलाकात करके वापस आ गए। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को नगर के व्यावसायिक हृदय चिकपेट से पारंपरिक बैलगाड़ी जुलूस को हरी झंडी दिखाकर 11 दिवसीय बेंगलुरु हब्बा यानी उत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि यह वह स्थान है जहां केम्पेगौड़ा ने सभी जातियों और पंथों के लोगों के साथ एक समावेशी बेंगलुरु का निर्माण किया। माना जाता है कि केम्पेगौड़ा ने चिकपेट से 4 अलग अलग दिशाओं में बैलगाड़ियों का जुलूस निकाला था। ऐसे में बेंगलुरु हब्बा का शुभारंभ इसी स्थान से होना, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति का परचम लहरा रहा है। इसका श्रेय केम्पेगौड़ा को जाता है। बेंगलुरु की संस्कृति का संरक्षण और पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु हब्बा उत्सव में बेंगलुरु की कला, संस्कृति और जीवन का जश्न मनाया जाएगा। इस 11 दिवसीय उत्सव को सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। इस दौरान शहर में कुल 300 स्थानों पर कला व संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री तारक रामाराव केटीआर ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजों से चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सत्ता एक बार फिर बीआरएस पार्टी के पास आने वाली है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद केटीआर ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। हमने पहले भी ऐसे एग्जिट पोल देखे हैं। एग्जिट पोल को खारिज करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। 3 दिसंबर को हम 70 से ज्यादा सीटों से जीतेंगे। एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ मीडिया संस्थान सर्वे नहीं करते, वो 200 लोगों से पूछते हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट दिखाते हैं। मंत्री केटीआर ने कहा कि पिछले दिनों जब 5 मीडिया संस्थानों ने सर्वे जारी किया तो उनमें से सिर्फ एक ही सच था।
जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने आजादी के बाद देश में बनी सभी सरकारों पर मुसलमानों को शिक्षा और आर्थिक क्षेत्रों से दूर रखने का आरोप लगाया है। मदनी ने मुसलमान समाज के प्रभावशाली लोगों से लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल कॉलेज खोलने की अपील की। संगठन की दिल्ली इकाई के पदाधिकारियों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मदनी ने दावा किया कि बीजेपी शासित राज्य में लव जिहाद के नाम पर कानून बनाकर मुस्लिम लड़कों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद सभी प्रकार की सांप्रदायिकता के खिलाफ है, भले ही वो मुस्लिम सांप्रदायिकता हो या हिंदू सांप्रदायिकता, क्योंकि यह देश की एकता और सुरक्षा के लिए विनाशकारी है। उन्होंने आरोप लगाया आजादी के बाद की सरकारों ने एक नीति के तहत मुसलमानों को शिक्षक और आर्थिक क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने दिया, जिस वजह से आज समुदाय देश में सबसे पिछड़ा है। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है। आजम खान ने यूपी सरकार के खिलाफ रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को मिली जमीन की लीज रद्द करने के मामले में सर्वोच्च अदालत का रुख किया था, जहां से उनको यूपी हाईकोर्ट जाने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा, पहले आप हाईकोर्ट जाइए, जहां चीफ जस्टिस आपके मामले को एक बेंच बनाकर सुनेंगे। समाजवादी पार्टी के सरकार ने आजम खान की इस यूनिवर्सिटी को सस्ते दर पर एक स्कूल की जमीन 99 साल के लिए लीज पर दी थी। लीज की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर मौजूदा सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। ये वही मामला है जिसके लिए अक्टूबर 2023 के पहले हफ्ते में ईडी केस फाइल होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परेड में हिस्सा लिया। इसका आयोजन झारखंड के हजारीबाग में किया गया। यहां भारतीय जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया। इस परेड के जरिए दुनिया ने बीएसएफ की ताकत देखी। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद देश को बीएसएफ की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई। उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना किया गया है। इससे जुड़ा एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहे मजदूर हाथ में बैग लेकर घर के लिए निकल रहे हैं। इस दौरान प्रशासन के लोग मजदूरों को विदा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। घर जाने के बाद भी सभी श्रमिक डॉक्टरों के संपर्क में रहेंगे और उनकी तबीयत का जायजा लिया जाएगा। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP28 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार रात दुबई पहुंचे। वह 1 दिसंबर को होने वाले COP28 के वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जैसे ही पीएम मोदी दुबई हवाई अड्डे पर उतरे, एक होटल के बाहर इंतजार कर रहे भारतीय प्रवासियों ने सारे जहां से अच्छा गाया और भारत माता की जय के साथ साथ वंदे मातरम के नारे लगाए। दुबई पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि वो शिखर सम्मेलन की कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य एक बेहतर प्लैनेट बनाना है। उन्होंने कहा कि COP28 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई में उतरा हूं। शिखर सम्मेलन की कार्रवाई का इंतजार कर रहा हूं, जिसका उद्देश्य एक बेहतर प्लैनेट बनाना है। पीएम मोदी संयुक्त अरब
अमीरात में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और 3 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे, जिनमें से 2 की सह मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती है, लेकिन धोनी की इस बार की तस्वीरें कई मायनों में खास और अलग है। दरअसल महेंद्र सिंह की ये तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात की है, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। जानकारी के अनुसार रांची एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, रांची के विधायक सीपी सिंह और कांके के विधायक समरी लाल ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। हालांकि ये मुलाकात महज संयोग बताई जा रही है, लेकिन इसकी तस्वीरें कई कयासों जन्म दे रही हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के रांची आगमन के दौरान भाजपा नेता उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। महेंद्र सिंह धोनी उस समय एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इस क्रम में तीनों नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो गई। भाजपा नेता के साथ धोनी के इस मुलाकात के कई मायने भी लोग निकाल रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्या धोनी राजनीति में आएंगे। बहरहाल तस्वीर सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। बता दें, महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के बाद उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सबसे पहला ऑफर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से दिया गया था। झारखंड बीजेपी इकाई की तरफ से यह ऑफर दिया गया था। उस समय भाजपा नेता सांसद संजय सेठ ने कहा कि धोनी चाहेंगे तो उनसे रांची आने पर बात ही की जाए। उन्होंने कहा कि धोनी की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु के 15 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल से भेजी गई धमकी की खबर से छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधकों में दहशत की लहर। कर्नाटक में किसानों को मिलेगी 2000 रुपए की सूखा राहत सहायता, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने की घोषणा। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पारंपरिक बैलगाड़ी जुलूस को हरी झंडी दिखाकर बेंगलुरु उत्सव का किया उद्घाटन। एग्जिट पोल गलत है, चिंता करने की जरूरत नहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कल्वाकुंतला तारक रामाराव के PR ने यह बात कही। आजादी के बाद बनी सरकारों ने मुसलमानों को रखा पिछड़ा, कांग्रेस पर भड़क गए मौलाना अरशद मदनी। पीएम मोदी का दुबई दौरा, पीएम मोदी के स्वागत में भारत माता की जय के नारों से गूंजा दुबई एयरपोर्ट। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।